हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपनी सीरीज चल रही है, अपन एसएसटी का अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन रीट का। तो उसी में मैंने सोचा कि क्यों नहीं शिक्षण विधियों का एक एक वीडियो लाया जाए, जिससे अपनी क्या होगी, शिक्षण विधियाँ मजबूत हो जाएगी। जैसा कि मेरा मानना है कि अगर आप फ्री समय में पहले साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ, सामाजिक का कुछ पार्ट आप मजबूत कर लोगे लैंग्वेज को छोड़कर, तो मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये तो नहीं होता है कि सभी सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आए, 150 में से 150 लेकर आ जाए। ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल कम होता है, नामुमकिन होता है। तो मैं आपके ऊपर डिपेंड रहूँगा कि ये वीडियो आप कितना पसंद करते हो। आपसे एक छोटी सी शिकायत है कि आप जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसका पूरा जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आज का वीडियो पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप वीडियो को अगर पूरा देखते हो, वीडियो को कितना पसंद करते हो, दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो मैं और भी अच्छे ढंग से शिक्षण वीडियो आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 एक, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापन के प्रारंभ में छात्रों की मन स्थिति का निर्माण किया जाना आवश्यक है। देखो, कक्षा अध्यापन से पूर्व छात्रों की मन स्थिति का जो निर्माण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्र शिक्षक को परेशान नहीं करेंगे, छात्र गृह कार्य पूरा कर लेंगे, ये कक्षा में शिक्षार्थी सहभागिता को सहज एवं साध्य बनाती है। देखिए, ऑप्शन कितने लुभावने आते हैं, कितने अपने कंफ्यूज करने वाले आते हैं। सारे के सारे ऑप्शन अपने को एक जैसे लगते हैं। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए, अपने को लीक से हटना नहीं, अपने को ट्रेंड छोड़ना नहीं, अपनी पटरी को छोड़ना नहीं, अपन किस प्रकार से अध्ययन करवा रहे हैं, उसका मेन बेस क्या है, वो अपने को पकड़ के रखना है। बाकी वाले ऑप्शन में अपने को इधर उधर भटकना नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कैसे डाला है इन्होंने, इससे छात्र परेशान नहीं होंगे। देखो, ऐसा थोड़ा ही है कि कक्षा में मन स्थिति का निर्माण करना। मन स्थिति मतलब कक्षा से पहले, पढ़ने से पहले उनको तैयार करना। तो ऐसा तो नहीं है कि छात्र शिक्षक को परेशान करेंगे, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन पहला तो गलत हो गया, अपने को पता है। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी हो नहीं पाएंगे। छात्र गृह कार्य पूरा कर लेंगे। देखिए, शिक्षण विधियों में ये मतलब कतई छात्र के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है कि छात्र गृह कार्य, होमवर्क है जो पूरा करे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये, कक्षा में शिक्षार्थी सहभागिता को सहज एवं साध्य बनाती हैं। शिक्षार्थी की जो सहभागिता होती है उसको सरल बनाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कक्षा में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है। अभी पहले बताया था मैंने, कक्षा में शिक्षार्थियों का मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना आवश्यक है। अध्यापन से पूर्व, या अध्यापन समाप्ति पर, या मूल्यांकन के समय, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अध्यापन समाप्ति के बाद में उसकी मन स्थिति का निर्माण करना कोई फायदेमंद नहीं है। देखिए, तो ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन के समय, देखो मूल्यांकन तो कब होता है, जब मतलब अपन कुछ कार्य करवाते हैं उसके बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो भाई, अध्यापन समाप्ति के बाद में और मूल्यांकन, ये तो एक ही स्थिति हो गई। तो ये भी नहीं होगा। अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, अपन जैसे टीचर बोलते हैं ना कक्षा में आने से पहले कि आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। तो मानसिक रूप से तैयार कब होना पड़ा, कब करते हैं मानसिक रूप से तैयार शिक्षक? अध्यापन करवाने से पूर्व, पढ़ाने से पूर्व उनको पहले तैयार किया जाता है। तो ए ऑप्शन, एक ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए, अपने को लीग को छोड़ना नहीं है, अपने को पटरी पे बने रहना है, मतलब इधर उधर भटकना नहीं है। अपने को ऑप्शन को अपना जो मन स्थिति, अपनी मन स्थिति पर भी कंट्रोल करना है अपने को। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका है। देखो, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका, देखो छात्रों को एक्टिव करने का जो तरीका है वो कौन सा है।
प्रश्न एवं प्री प्रश्न पूछना, 20-20 में छात्रों से पाठ्य विषय पर अपने विचार प्रकट करने को कहना, पाठ्य विषय से संबंधित व्यवहारिक उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करना और छात्रों को भी इस हेतु प्रोत्साहित करना। उपरोक्त सभी। देखिए, प्रश्न एवं प्री प्रश्न पूछकर अपन छात्रों को क्या तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। और 20-20 में छात्रों से पाठ्य विषय से अपने जो विचार प्रकट करने को कहना, बिल्कुल ये भी बात है, जिससे अपने छात्रों के साथ लिंक जुड़ा हुआ रहता है, सक्रिय रहते हैं छात्र, तो ये भी सही है। और ये दोनों सही हुए तो चौथा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तीसरा तो ऑटोमेटिक अपने को सही करना पड़ेगा। देखिए, तीसरा क्या है? पाठ्य विषय से संबंधित व्यवहारिक उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करना और छात्रों को भी इसे हेतु प्रोत्साहित करना। देखिए, पाठ्य विषय जिस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटिव अपने को एग्जाम्पल देने चाहिए और छात्रों को भी इसे ऐसे उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे डांट कर डेस्क पर खड़ा कर देना चाहिए, या उसे सहपाठी छात्र से पूछकर बताने के लिए कहना चाहिए, या उसे फिर से कोशिश करो जैसे शब्दों से उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, इसका सही क्या होगा? पहला ऑप्शन है, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। अपन छात्रों को बाहर नहीं निकाल सकते और डांट भी नहीं सकते कि उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं करवा सकते, क्योंकि डांट कर डेस्क पर खड़ा करना, आगे लाकर उसके लिए मतलब कुंठित हो सकता है वो छात्र। और अगला ऑप्शन है, उसे सहपाठी छात्र से पूछकर बताने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही नहीं लगता है, क्योंकि एक दूसरे की नकल करना खुद करके सीखने को कहते हैं शिक्षण विधियों के अंतर्गत, तो ये भी नहीं होता है। उसे फिर से करो कोशिश, फिर कोशिश करो जैसे शब्दों से उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही उत्तर का सही कथन है। निम्न में से सही कथन का चयन करना है। कक्ष में शिक्षक को केवल बुद्धिमान छात्रों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिन छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर नहीं है उसे खेलने भेज देना चाहिए। सभी छात्रों को साथ लेकर अध्यापन करवाना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कक्ष में शिक्षक को केवल बुद्धिमान छात्रों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। केवल इंटेलिजेंट लड़कों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो क्या जो पिछड़े हुए बालक हैं, जो कमजोर बालक है, क्या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिन छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर नहीं है उसे खेलने भेज देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगला है, सभी छात्रों को साथ लेकर अध्यापन करवाना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका सही लगता है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 3 नंबर इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा वार्ता में कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक को करना चाहिए। देखिए, कक्षा वार्ता में कक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर देने वाली विद्यार्थियों की पीठ थपथपाना, श्याम पट पर शिक्षार्थियों के उत्तर लिखना, छात्रों के उत्तरों को स्वयं दोहराना, उपयुक्त सभी। तो इसके सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की पीठ थपथपाना बिल्कुल राइट आंसर है। उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको शाबाश देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ऐसे कहकर उसकी पीठ थपथपाना चाहिए। और रही बात श्याम पट पर शिक्षार्थियों को उत्तर लिखना, अगर श्याम पट पर जो बोर्ड पर शिक्षार्थियों को उत्तर लिख देंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। और छात्रों के उत्तरों को स्वयं दोहराना, अगर छात्र कोई आंसर देता है तो उसको स्वयं शिक्षक को दोबारा दोहराना सही है। ये भी एक अच्छी बात है। तो ये उपयुक्त सभी जो है ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा उसको प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का प्रयोजन होता है। प्रश्न पूछने का प्रयोजन होता है विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाना। देखिए प्रश्न पूछने का जो काम क्यों पड़ता है, शिक्षक द्वारा प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाना, या फिर संप्रेषित संदेश के आत्मसात्वीकरण के संबंध में प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, शिक्षार्थियों का ध्यान अधिगम कार्य की ओर आकृष्ट करना, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाना। बिल्कुल सही है। प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि उसमें विद्यार्थियों की जो सहभागिता बढ़े, उसके साथ में विद्यार्थी जुड़े हुए रहें। और दूसरा, संप्रेषित संदेश के आत्मसात्वीकरण संबंध में प्रतिपुष्टि करना। देखिए ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो दिया गया संदेश जो भी अपन पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका आत्मसात्वीकरण के संबंध में, यानी उसको फिर से रिवाइज हो जाए, उसके दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षार्थी का ध्यान अधिगम कार्य की ओर आकृष्ट करना, बिल्कुल ये भी बात सही है। जैसे क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा अधिगम में उन छात्र का। तो ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मित्रों आप खुद भी देख रहे हैं कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितने घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने को पढ़ना चाहिए। और अपन आगे वीडियो को देखेंगे, शिक्षण वीडियो का कंटिन्यू करेंगे, तो देखिए अपन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट को पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को पढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में असत्य कथन बताना है अपने को। शिक्षक को केवल तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों से ही प्रश्न पूछने चाहिए, क्या सत्य बात है? शिक्षण के दौरान शिक्षक के बीच में प्रश्न पूछना अधिगम को खंडित करता है। शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान लगातार बोलना चाहिए कि बीच में तनिक भी विराम नहीं देना चाहिए। देखिए असत्य कथन बताना है अपने को। शिक्षक को केवल तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों से ही प्रश्न पूछने चाहिए, बिल्कुल ये नहीं है। अभी अपन ने पहले पढ़ा क्या, इंटेलिजेंट बच्चों को ही आगे बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धिमान बच्चों को और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली कमज़ोर बच्चों को साथ में लेकर चलना होता है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और दूसरा अपन देखें तो शिक्षण के दौरान शिक्षक को बीच में प्रश्न पूछना अधिगम को खंडित करता है, बिल्कुल खंडित करता है। तो एक और तीसरा क्या है, शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान लगातार बोलना चाहिए, वो बीच में तनिक भी विराम नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। बीच में जो अपना जहाँ पर पैराग्राफ खत्म होता है, जहाँ पर अपने को लगता है समझाना चाहिए बीच में, तो वहाँ पर समझाना भी चाहिए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि बीच में तनिक भी विराम नहीं ले। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाने के बावजूद ये चौथा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन गलत होने के कारण जो इस प्रकार से अपन ध्यान लगा सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन में अपन उसमें पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, तो आगे वाले ऑप्शनों को देखकर भी अपन पता लगा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बीच में प्रश्न पूछना भी अधिगम को क्या करता है, खंडित करता है। और अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में पूछे जाने वाले प्रश्न होने चाहिए। देखिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कैसे होने चाहिए, जिनका उत्तर विद्यार्थी हाँ या ना में दे सके, अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रकार के, निबंधात्मक, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए आप भी थोड़ा विचार कीजिए। देखिए अपन टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन को भी ऐसा थोड़ा विचार करना चाहिए। देखिए अपन अगर कक्षा में होते तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते? ऐसा प्रश्न पूछते जो विद्यार्थी हाँ या ना, गुंडी अलग है, ऐसे हाँ या ना में आंसर दे दे? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत उससे अपने को नॉलेज प्राप्त होना चाहिए, बच्चे में क्या नॉलेज वो भी प्राप्त होना चाहिए। तो कैसे हाँ या ना में नहीं पूछोगे, तो क्या ऐसे प्रश्न पूछोगे जो बड़ा उसका आंसर हो, विद्यार्थी बताते बताते भी टाइम निकल जाए 10-15-20 मिनट का? क्या ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए? बिल्कुल ऐसे भी प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो प्रश्न कैसे होने चाहिए, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, जिसका क्वेश्चन आंसर जो है विद्यार्थी 1 या 2 लाइन में दे सकें और अपने को भी उससे ज्ञान का पता लग पाए। तो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है,
अनुबोधन शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार लाभकारी हैं? अनुबोधन शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार लाभकारी हैं? देखिए, अनुबोधन होता क्या है ये मैं समझा दूं। अनुबोधन का मतलब ये होता है, जैसे कि अपने कोई टॉपिक पढ़ा लिया, समझ लो कोई टॉपिक पढ़ा लिया अपने, जैसे कला एवं संस्कृति पढ़ा ली अपने, कला एवं संस्कृति से संबंधित अपन क्वेश्चन पूछते हैं, बालक से, विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको नहीं आता है क्वेश्चन, तो अपन उसको जो हिंट देते हैं उसके बारे में, जो जो आसपास की चीज़ें बताते हैं, जिस क्वेश्चन से रिलेटिव आसपास की जो अपन चीज़ें बताते हैं, तो वो होता है अनुबोधन। यानी उसको रिवाइज करवाना, उसको याद दिलाना, वो क्या होता है? अनुबोधन होता है। अनुबोधन से अधिगम में वृद्धि होती है, क्या सत्य बात है? बिल्कुल सही है। अनुमोदन कराने में उसके अधिगम में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे विद्यार्थी स्वयंगात्मक सुरक्षा की भावना का अनुभव करते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है। उससे विद्यार्थी स्वयंगात्मक सुरक्षा की भावना का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। उसकी मतलब जो है विचारों की सुरक्षा होती है। और आगे है, अनुबोधन विद्यार्थियों में चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। अनुबोधन से क्या होता है? अपन उसको जैसे भी हिंट देते हैं, जैसे भी, तो उस हिंट से क्या होता है? वो थोड़ी देर चिंतन करेगा, उसको याद करने की कोशिश करेगा, तो चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका सत्य हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित। अगर आप कमेंट करते हो फिर से इसको कंटिन्यू करने का, तो ज़रूर ऐसे वीडियो लाए जाएंगे। और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।